तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम सफलता, पैसे और प्यार के लिए एक भिखारी की तरह डेस्परेट हो चुके हो। तुम सोचते हो कि दिन में 15 घंटे घिसने से, पागलों की तरह हसल करने से और खुद को टॉर्चर करने से तुम कोई योद्धा बन रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अंदर से डरे हुए हो, क्योंकि जिस चीज के पीछे तुम जितना भागते हो वो तुम्हें उतनी ही बेदर्दी से लात मारती है। नींद नहीं आ रही? जबरदस्ती सोने की कोशिश करो, पूरी रात करवटें बदलते रहोगे। किसी इंसान से बेतहाशा प्यार चाहिए? डेस्परेट हो जाओ, वो तुम्हें इग्नोर करके किसी और के पास चला जाएगा। आज तक हमें एक बहुत बड़ा झूठ बेचा गया है, कुछ पाना है तो जोर लगाओ। लेकिन न्यूरोसाइंस और 2500 साल पुरानी ताओ फिलॉसफी का नियम बिल्कुल उल्टा है। सब कुछ छोड़ दो और वो चीज खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। आज मैं तुम्हारे ईगो को हर्ट करूंगा। हम इतिहास के उन पागल लोगों की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को कंट्रोल करने के चक्कर में लाखों जानें ले ली, और उस विज्ञान को समझेंगे जो कहता है कुछ मत करो और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर डेनियल वेगनर। उन्होंने इंसान के दिमाग को समझने के लिए एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाया और उनसे सिर्फ एक बात कही, अगले 5 मिनट तक आपको एक सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना है। नतीजा, उन 5 मिनटों में हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सफेद भालू ही घूम रहा था। वेगनर ने साबित किया कि जब आप अपने दिमाग को किसी चीज से बचने का ऑर्डर देते हैं तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में लगातार यह चेक करने लगता है कि कहीं आप उस चीज के बारे में तो नहीं सोच रहे, और इस चेकिंग के चक्कर में वह उसी चीज को बार बार आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब एक एथलीट यह सोचकर मैदान में उतरता है कि मुझे हर हाल में आज परफेक्ट खेलना है, तो वह सबसे खराब परफॉर्म करता है। हम खुद को बताते हैं कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन इस जबरदस्ती की कोशिश में हमारा दिमाग लगातार उन चीजों को हाईलाइट करता रहता है जो हमारी लाइफ में खराब है। जबरदस्ती की गई पॉजिटिविटी असल में हमें यह याद दिलाती है कि हम कितने अधूरे हैं। जब आप किसी चीज से लड़ते हैं तो आप उसे ऊर्जा देते हैं, आप उसे और बड़ा बना देते हैं, लेकिन यह बात सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है। जब इंसानी अहंकार ने प्रकृति और समाज को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की तो इतिहास में ऐसे हादसे हुए जिन्होंने लाखों मासूमों की बलि ले ली। इसकी शुरुआत होती है कॉलोनियल दिल्ली की सड़ी हुई गलियों से। अंग्रेजों के समय भारत में एक बड़ी समस्या आ गई थी। दिल्ली में जहरीले कोबरा सांपों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ब्रिटिश सरकार ने एक स्मार्ट प्लान बनाया। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी इंसान एक मरे हुए कोबरा को लेकर आएगा उसे नकद इनाम दिया जाएगा। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने पैसे का लालच देकर समस्या हल कर दी, लेकिन उन्होंने इंसानी फितरत के सबसे काले हिस्से को अनदेखा कर दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर मरे हुए कोबरा से पैसे मिलते हैं तो क्यों ना हम घर में ही कोबरा पालना शुरू कर दें। लोगों ने सांपों की ब्रीडिंग शुरू कर दी। जब ब्रिटिश सरकार को इस धोखेबाजी का पता चला तो उन्होंने तुरंत यह इनाम वाला प्लान बंद कर दिया। अब उन लोगों के पास हजारों जिंदा कोबरा थे जिनकी कोई कीमत नहीं बची थी। उन्होंने उन सारे सांपों को सड़कों पर खुला छोड़ दिया। नतीजा, दिल्ली में कोबरा की तादाद पहले से भी कई गुना ज्यादा हो गई। इसे अर्थशास्त्र में द कोबरा इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है जब इलाज ही बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो जाए। यही बात 1958 में चीन में भी हुई थी। माओ जेडोंग ने तय किया कि चीन की खेती को परफेक्ट बनाना है। उन्हें लगा कि चिड़िया फसल के बीज खा जाती है, तो उन्होंने पूरे देश को आदेश दिया कि चीन में मौजूद हर एक चिड़िया को मार दिया जाए। करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, लाखों चिड़ियों को मार दिया गया। माओ को लगा कि उन्होंने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन प्रकृति किसी के बाप की नहीं सुनती। चिड़िया सिर्फ बीज नहीं खाती थीं, वो फसलों पर लगने वाले कीड़ों को भी खाती थीं। चिड़ियों के खत्म होते ही कीड़ों की तादाद करोड़ों में पहुंच गई। उन्होंने चीन की सारी फसलें बर्बाद कर दीं। इसके बाद चीन में एक ऐसा अकाल पड़ा जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, चाहे वह प्रकृति हो, समाज हो या हमारा अपना दिमाग, जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम हमेशा बगावत करता है। इस कंट्रोल के खेल में तुम्हारी औकात जीरो है। तुम जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हसलर और डूअर मानकर बैठे हो, जरा सोचो तुम खुद कर क्या रहे हो।
तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, तुम बढ़ा रहे हो, वो अपने आप बढ़ रहे हैं। ये पलकें जो झपक रही हैं, ये तुम झपका रहे हो, अपने आप झपक रही हैं। शरीर की हाइट अपने आप बढ़ रही है। जो खाना तुम खाते हो वो अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है। टॉयलेट अपने आप आ रहा है। तुम्हारे अंदर हर चीज अपने आप हो रही है। प्रकृति अपना काम बिना तुम्हारे दखल के परफेक्टली कर रही है। अगर ये सांस लेने का काम भी प्रकृति तुम्हारे भरोसे छोड़ देना तो किसी दिन तुम्हें 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे होंगे। कोई पूछेगा, भाई इसे क्या हुआ, अचानक राम नाम सत्य कैसे हो गया? जवाब मिलेगा, कुछ नहीं यार, कल काम के प्रेशर में वो सांस लेना ही भूल गया था। एग्जिस्टेंस ने हमारे हाथ में कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये पेड़ अपने आप बड़े हो रहे हैं, हवा अपने आप चल रही है, बरसात अपने आप हो रही है, सूरज और चांद का निकलना सब अपने आप हो रहा है। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। खाने का स्वाद अपने आप आ रहा है। लेकिन इंसान का ईगो देखो, हमारी हालत उस छिपकली जैसी है जो छत पर उल्टी चिपकी होती है। जब उसकी सहेलियां उसे बुलाने आती हैं कि चल पड़ोसन की शादी में चलते हैं, तो वो कहती है, अरे यार मैं नहीं जा पाऊंगी। सहेलियां पूछती हैं क्यों, तो वो कहती है, मैं हटी तो ये छत गिर जाएगी, मैंने ही इसे संभाल रखा है। जिंदगी के 2 ही रास्ते हैं, एक है संघर्ष का जीवन और दूसरा है समर्पण का जीवन। संघर्ष और घमंड के जीवन में आदमी हर समय स्ट्रेस, टेंशन, घबराहट और फ्रस्ट्रेशन की जेल में सड़ता रहता है, और समर्पण के जीवन में परम शांति है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो तुम्हारी लाइफ में एक ठहराव आ जाएगा। तो अगर जबरदस्ती कोशिश करना सब कुछ बर्बाद कर देता है तो सही तरीका क्या है? क्या हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? नहीं। आज से लगभग 2500 साल पहले प्राचीन चीन में लाओ त्सु नाम के एक फिलोसोफर हुए। उन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी दी जो आज की हमारी हसल कल्चर के बिल्कुल उलट है। उन्होंने एक शब्द दिया, वू वेई। इसका सीधा मतलब होता है एफर्टलेस एक्शन, बिना संघर्ष के काम करना। वू वेई का मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है फ्रिक्शनलेस एक्शन। एक ऐसा काम जिसमें कोई दिमागी रुकावट ना हो, कोई संघर्ष ना हो और कोई अहंकार ना हो। इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। जब आप कोई काम बहुत ज्यादा फोकस, तनाव और डर के साथ करते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और कंट्रोल का सेंटर है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आप हर एक स्टेप को एनालाइज करते हैं, आप खुद को जज करते हैं, आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के टॉप एथलीट्स, म्यूजिशियंस और क्रिएटिव लोगों के दिमाग का fMRI स्कैन किया तो उन्हें एक हैरान करने वाली चीज दिखी। जब ये लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे तब उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो चुकी थी, यानी उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल करना बंद कर चुका था। उनका ईगो या मैं गायब हो चुका था। वो काम कर नहीं रहे थे, काम उनके जरिए हो रहा था। जब आप नदी के बहाव के खिलाफ तैरते हैं तो आप थक जाते हैं और डूब जाते हैं। वू वेई का मतलब है पानी के बहाव को समझना और उसके साथ बहना। विज्ञान भी यही कहता है कि नदियां कभी सीधी नहीं बहती, वो टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं ताकि अपनी ऊर्जा को बचा सके। प्रकृति हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनती है, लेकिन हम इंसान, हम जबरदस्ती नदी को सीधा करने की कोशिश करते हैं। ओशो का एक बहुत प्यारा विचार है, अगर तुम किसी तितली के पीछे भागोगे तो वो उड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम शांत बैठकर एक बगीचा बनाओगे तो सैकड़ों तितलियां खुद तुम्हारे पास आकर बैठ जाएंगी। जब तुम सफलता या प्यार के पीछे भीख मांगने वाले की तरह भागते हो तो तुम अपनी डेस्परेशन से उस चीज को दूर धकेल देते हो। प्राचीन किताब ज्वांगजी में एक बहुत गहरी कहानी है। किंग नाम का एक लकड़हारा था। उसने लकड़ी से एक ऐसा बेल स्टैंड, घंटी टांगने का ढांचा बनाया जो इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता उसे लगता कि यह किसी इंसान ने नहीं बल्कि आत्माओं ने बनाया है। जब राजा ने उस लकड़ी की घंटी के ढांचे को देखा तो वो हैरान रह गया। वो कोई नक्काशी नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने खुद उस लकड़ी को ढाला हो। राजा ने पूछा, कौन सा गुप्त मंत्र या तकनीक इस्तेमाल की तुमने? किंग ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास कोई तकनीक नहीं है। जब मैंने इसे बनाने का फैसला किया तो मैंने अपनी सारी ऊर्जा को बचा कर रखा। मैंने 3 दिन तक अपने दिमाग को शांत किया ताकि मेरे दिमाग से
इनाम और पैसों का ख्याल निकल जाए। 5 दिन बाद मेरे दिमाग से तारीफ या आलोचना का डर भी निकल गया। 7 दिन बाद मैं अपने शरीर को भूल गया और यहां तक कि आपके दरबार को भी भूल गया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे सामने मौजूद लकड़ी पर था। मैं जंगल में गया और मैंने पेड़ों को देखा। मैंने उन्हें तब तक देखा जब तक मुझे एक पेड़ में वह बेल स्टैंड छिपा हुआ नजर नहीं आ गया। मैंने बस वहां से फालतू लकड़ी को हटा दिया। मेरा कोई अपना इरादा नहीं था। जब हम आज के इंसान को देखते हैं तो वो किंग के बिल्कुल उलट है। आप जितनी ज्यादा तारीफ की उम्मीद करेंगे, आपका काम उतना ही बनावटी होता जाएगा। इतिहास के सबसे बड़े साइंस ब्रेक थ्रू, चाहे वो आर्किमिडीज का यूरिका मोमेंट हो या आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का विचार, कभी भी तनाव से भरे ऑफिस डेस्क पर नहीं आए, बल्कि तब आए जब वो नहा रहे थे, टहल रहे थे या आराम कर रहे थे। लाओ त्सु कहते हैं, टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स। जो दिमाग शांत हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड उसके आगे घुटने टेक देता है। जब तुम अपनी जिद छोड़ते हो, तब जाकर तुम्हें यूनिवर्स के सिग्नल सुनाई देते हैं। किताब ताओ ते चिंग एक बहुत ही अजीब बात कहती है। जब दुनिया किसी चीज को सुंदर मान लेती है तो उसी पल बदसूरती पैदा हो जाती है। जब लोग किसी चीज को अच्छा मान लेते हैं तो उसी पल बुराई पैदा हो जाती है। यह बात शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन इसे अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखिए। आप अपनी जिंदगी से खुश थे। आपके पास एक ठीक ठाक घर था, एक नॉर्मल रिश्ता था। फिर एक दिन आपने सोशल मीडिया पर किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप और ड्रीम हाउस देख लिया। आपने अपने दिमाग में एक आइडियल तस्वीर बना ली कि कामयाबी कैसी दिखनी चाहिए, और ठीक उसी पल आपकी अपनी जिंदगी आपको फेलियर लगने लगी। आइडियल या परफेक्शन का आइडिया ही हमारे दुखों की असली जड़ है। जब आप अपने ही दिमाग पर बहुत कड़े नियम थोपते हैं, मुझे आज 10 घंटे पढ़ना ही है, मुझे आज से मीठा छोड़ना ही है, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत बगावत कर देता है। आप जितना खुद को एक सांचे में फिट करने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग उतना ही पीछे की तरफ भागेगा। महान फिलोसोफर जिडू कृष्णमूर्ति ने इसका एक बहुत ही सटीक उपाय दिया था। उन्होंने इसे कहा था चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति कहते थे कि हम हमेशा चीजों को जज करते रहते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। यह कांस्टेंट जजमेंट हमारे अंदर एक मानसिक युद्ध पैदा कर देता है। अगर आपको खुद को बदलना है तो खुद से लड़ना बंद कीजिए। बस एक दर्शक, ऑब्जर्वर की तरह अपनी आदतों, अपने विचारों और अपनी कमियों को बिना जज किए देखना शुरू कीजिए। जब आप किसी आदत को बिना लड़े, बिना नफरत किए, पूरी अवेयरनेस के साथ देखते हैं, तो वह आदत खुद ब खुद अपनी ताकत खो देती है। चेंज अवेयरनेस का एक बाई प्रोडक्ट है। इसलिए जिंदगी में जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा जोर लगा रहे हैं, चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो एक पल के लिए रुक जाइए। शायद आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। कभी दलदल में फंसे इंसान को देखा है? अगर वो घबराकर हाथ पैर मारेगा, जोर लगाएगा, तो दलदल उसे उतनी ही तेजी से निगल जाएगा। दलदल से निकलने का एक ही नियम है, स्थिर हो जाना, खुद को ढीला छोड़ देना। ओशो कहते हैं, जिंदगी से लड़ो मत, जिंदगी को स्वीकार करो। जो चीज जैसी है उसे उसी पल वैसा ही स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। तुम्हारा यह जबरदस्ती का संघर्ष ही तुम्हारा दलदल बन चुका है। ताकत लगाना और संघर्ष करना दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप सही दिशा में ताकत लगाते हैं तो आप थकते जरूर हैं, लेकिन आपके अंदर एक सुकून होता है। लेकिन जब आप गलत दिशा में संघर्ष करते हैं तो आप टूट जाते हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हमें सिखाया गया है कि सरेंडर का मतलब हार मान लेना होता है, कमजोर होना होता है। लेकिन ताओ फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी में सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है रियलिटी को उसी रूप में स्वीकार करना जैसी वो है, बिना किसी भ्रम के। यह स्वीकार करना कि दुनिया को आप पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। यह स्वीकार करना कि आप हर इंसान को अपनी मर्जी के हिसाब से बदल नहीं सकते। यह स्वीकार करना कि आप परफेक्ट नहीं हैं और यह बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप यह सरेंडर करते हैं, आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। सोचिए कितना भारी लगता है जब आप हर वक्त यह साबित करने में लगे रहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं,
कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने कामयाब हैं। कितना थका देने वाला होता है जब आप हर सिचुएशन का नतीजा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब आप चीजों को वैसे ही रहने देते हैं जैसी वो हैं, जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी संघर्ष के। तब आपके अंदर से एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिसे दुनिया जीनियस कहती है। आपकी लाइफ का वो सफेद भालू क्या है, वो कौन सी बात, वो कौन सा इंसान या वो कौन सा डर है जिसे आप जितना भूलने की कोशिश करते हो वो उतना ही याद आता है। कमेंट्स में अपना सफेद भालू लिखो। देखते हैं कितने लोग एक ही चीज से लड़ रहे हैं। द बैकवर्ड्स लॉ हर जगह काम कर रहा है। अगर आप शांति चाहते हैं तो विचारों से लड़ना बंद कीजिए, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता का पीछा करना छोड़ दीजिए और उस काम के प्यार में पड़ जाइए जो उस सफलता तक ले जाता है। अगर आप सोना चाहते हैं तो सोने की कोशिश छोड़ दीजिए, उठकर कुछ पढ़ लीजिए, बस अपनी थकान को महसूस कीजिए। नींद खुद तुम्हारे पास भीख मांगते हुए आएगी। कोई छोड़कर जा रहा है, दरवाजा खोल दो और उसे बाहर का रास्ता दिखा दो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी वो दरवाजा पार नहीं करेगा। हमने जिंदगी को एक युद्ध समझ लिया है जिसे हमें हर हाल में जीतना है। हर पल एक संघर्ष, हर पल एक लड़ाई। लेकिन जिंदगी कोई कुरुक्षेत्र नहीं है, यह एक म्यूजिक है, एक डांस है। जब आप डांस करते हैं तो आपका मकसद जल्दी से गाना खत्म करके किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं होता। आपका मकसद बस उस म्यूजिक के साथ बहना होता है। तो आज अपनी उस कंट्रोल की बीमारी को यहीं छोड़ दो। एक गहरी सांस लो, अपने तने हुए कंधों को रिलैक्स छोड़ो। जिंदगी कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे आपको बैठकर सॉल्व करना है। जिंदगी एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस है जिसे आपको बस जीना है। नदी बह रही है, किनारे को पकड़कर मत लटकिए, हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए और देखिए कि यह पानी आपको कहां ले जाता है। हम जिंदगी को एक चेस बोर्ड समझकर हर चाल को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि सामने कोई खिलाड़ी है ही नहीं। तुम खुद से ही खेल रहे हो। अपनी मुट्ठी को जो तुमने कसकर बंद कर रखा है उसे खोल दो। जिंदगी को होल्ड करने की कोशिश मत करो, इसे एक्सपीरियंस करो। हाथ पैर मारना बंद करो, रिलैक्स करो और देखो ये जिंदगी तुम्हें क्या क्या चमत्कार दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।